नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवान्वित अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना आपके समक्ष उपस्थित हूँ यूट्यूब के सहकार अंक के साथ। विगत अंकों की तरह मैं भी इस अंक में भी मैं राष्ट्रीय सहकारी नीति की परिचर्चा आपसे करूँगा। विगत अंकों में मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति में 6 रणनीतिक स्तंभ हैं और उनको प्राप्त करने के लिए 16 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। हर रणनीतिक स्तंभ की मैंने अलग से चर्चा शुरू की है और अब तक मैं आपको 4 रणनीतिक स्तंभ के बारे में बता चुका हूँ। इस अंक में आपको रणनीतिक स्तंभ 5 की चर्चा करूँगा, जिसका संदर्भ है नए क्षेत्रों का विस्तार। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक सहकारी समितियों को व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय और परिचालनात्मक रूप में आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए बहुउद्देशीय बनाकर उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गोदामों, कॉमन सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकानों, एलपीजी वितरक, पेट्रोल डीजल रिटेल आउटलेट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अधीन प्रचलन और रखरखाव इत्यादि जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। पैक्सों के लिए यह काम ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, कॉमन सर्विस सेंटर है, किसान समृद्धि केंद्र है, पेट्रोल का रिटेल आउटलेट भी खुल गया है। इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम चल रहा है। इसमें फिर आगे कहा गया है कार्यों में विविधता लाने और सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों के नए उभरते क्षेत्रों जैसे माइक्रो बीमा, नवीनीकरण ऊर्जा, जल वितरण, स्वास्थ्य सेवा, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, बायोगैस उत्पादन, मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एग्रीगेटर सेवा प्रदाता जैसे टैक्सी चालकों, घरेलू सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों जैसे कि प्लम्बर, बिजली मिस्त्री आदि की सहकारी समिति इत्यादि में सहकारी समितियों के प्रवेश को प्रोत्साहित और मजबूत करना। मतलब सहकारी समितियों के लिए नए नए आयामों की परिकल्पना की गई है और कहा गया है कि सहकारी समिति अब नए क्षेत्रों में प्रवेश करे, जिसमें हो गया माइक्रो बीमा है, नवीकरणीकरण ऊर्जा है, जल वितरण है, स्वास्थ्य सेवा है, अपशिष्ट प्रबंधन है, परिवहन है, बायोगैस उत्पादन है और जो मोबाइल एप्लीकेशन पर आधारित सेवाएँ हैं जैसे सहकार टैक्सी की शुरुआत तो होने ही जा रही है। इसके अलावा घरेलू सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों और जैसे कि प्लम्बर है, बिजली मिस्त्री है, उनके लिए भी एक सहकारी समिति की व्यवस्था करने की परिकल्पना नई राष्ट्रीय सहकारी नीति में की गई है। इसमें आगे कहा गया है कि सततता हेतु, सस्टेनेबिलिटी हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण अनुकूल आचरणों को बढ़ावा देना है। सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी लागू करना है। यह राष्ट्रीय सहकारी नीति की का मापदंड है। इसमें बताया गया है कि उसका उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा। वह कहा गया है सततता हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अनुकूल आचरणों को प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाएगा। इस संबंध में कहा गया है कि डिजिटलीकरण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ब्लॉकचेन, रिवर्स लॉजिस्टिक आदि जैसी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को अपनाकर चक्रीय व्यवस्था के आचरण को अपनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से प्रोत्साहित करना है। किस रूप से प्रोत्साहित होंगे तो इसके तरीके भी सुझाए गए हैं। जैसे पहला, सहकारी क्षेत्र में पायलट परियोजना के रूप में अपनाए जाने लायक ऐसे मामलों की व्यावहारिकता के आकलन को प्रोत्साहित करना। इस तरह के मामलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। दूसरा, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के किसान सदस्यों को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति अपनाने और अपने खेतों के मेड़ों पर सौर, पवन इत्यादि जैसे नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट घटाने और जलवायु जोखिमों की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। क्रॉप पैटर्न ऐसा हो कि जलवायु का जोखिम कम हो उसमें, और साथ ही सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिले। फिर आगे कहा गया है
प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने को प्रोत्साहित करना, ये सब कार्य किए जा सकते हैं। इस संबंध में सरकार प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकती है। कहा गया कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, उसका कार्यान्वयन सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कर सकती है और इन योजनाओं को अपनाने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। अब मैं अगली बिंदु पर चर्चा करता हूँ। वह कह रहा है कि प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से गाँव में बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को बायोगैस उत्पादन की जिम्मेवारी दी गई है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो रणनीतिक 5 की मैंने आपसे चर्चा की और मैं अब रणनीतिक 6 की चर्चा आपसे करूंगा और इसका संबंध है सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना। रणनीतिक मिशन स्तंभ 6 यह अंतिम स्तंभ है और इसमें कहा गया है कि सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना। तो कैसे होगा, इसकी चर्चा मैं आपको करता हूँ। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों की सक्सेस स्टोरीज और सहकारिता के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की जीवनियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों और सहकारी समितियों की कार्यशैली की उचित समझ को विकसित करने के लिए अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान प्रदान करना तथा सहकारी इतिहास, कानून, ऑडिट और लेखांकन, वित्त, शासन और प्रचालन जैसे विभिन्न डोमेन एवं सहकार केंद्रित व्यवसाय प्रबंधन में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। सहकारी क्षेत्र में अर्थपूर्ण नियोजन के लिए इसमें ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना और उसे उन्नत करना भी शामिल है। प्रस्तावित शीर्ष संगठन और उससे संबद्ध संस्था इस स्तंभ के अंतर्गत सभी कार्यकलापों का नेतृत्व करेंगी, जिसकी परिकल्पना की गई है। फिर आगे कहा गया है, युवाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के युवाओं को सहकारी उद्योगों में दीर्घकालीन करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। और इसको प्राप्त करने के लिए जो रणनीति है उसकी चर्चा आगे है। कहा गया है कि सम्मेलनों, कार्यशालाओं, नाटकों, फिल्मों और वीडियो के माध्यम से तथा विद्यालयों, कॉलेजों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफलता की कहानियाँ साझा कर जिला स्तर पर युवाओं को राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जोड़ना और इसे विकसित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह उद्देश्य है नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का। यह प्रस्तावित शीर्ष संगठन राष्ट्रीय, राज्य परिसंघों सहित राज्य स्तरीय सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाएगा। यह जिम्मेवारी शीर्ष संगठन को दी गई है। प्रस्तावित शीर्ष संगठन को सहकारी समितियों के प्रबंधन को पेशेवर रूप से चलाने के लिए भावी सहकारी नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करना, मानकीकृत उच्च गुणवत्ता सहकार केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास और प्राधिकृत विषय वस्तु के निर्माण को प्रोत्साहित करना। और इसके लिए रणनीति बताया गया है। क्या रणनीति होगी? यह कहा गया है कि राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, राष्ट्र स्तरीय सहकारी समिति या राज्य स्तरीय सहकारी समिति, परिसंघ हो आदि सहित हितधारकों के साथ बहुस्तरीय परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणन पाठ्यक्रमों के साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहकार केंद्रित पाठ्यक्रमों की पहचान करना, तैयार करना और उनका विकास करना, यह सहकारी नीति का कार्य है। और इससे यह सुनिश्चित होगा कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र रोजगार के लिए तैयार हों और सहकारी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं तथा कौशल के अनुसार उचित नौकरी प्राप्त कर सकें। मतलब कि नौकरी प्राप्त करने के लिए उन्हें सहकारिता की शिक्षा प्राप्त करना की जरूरत पर जोर दिया गया है। आगे कहा गया है कि सहकारिता के पाठ्यक्रमों को सभी के लिए सुगम बनाने हेतु डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शीर्ष संगठन द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा, डिग्री और प्रमाणन पाठ्यक्रम भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। कॉन्सेप्ट है कि पहले लोग नौकरी लेते थे, बाद में ट्रेनिंग लेते थे सहकारिता का। अब है कि पहले आप सहकारिता का ट्रेनिंग लीजिए तब नौकरी में आइए। आगे कहा गया है कि सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल उन्नयन के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। और इसके लिए क्या उद्देश्य, इसकी रणनीति कैसे होगी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसमें चर्चा किया गया है। सहकारी समितियों में तकनीकी और गैर तकनीकी नौकरियों के लिए
बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम को प्रदान करने वाले केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व का और उनके द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थाओं का एक डाटाबेस तैयार करना। फिर आगे कहा गया है कि साझेदारी समझौता ज्ञापनों के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थानों में अखिल भारतीय इकोसिस्टम का विकास करना। ग्रामीण और अर्धग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सहकार क्षेत्र में रोजगार योग्य बनाने के लिए उनमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना। एक अन्य प्रमुख बिंदु की चर्चा की गई है। कहा गया है कि सहकारी क्षेत्र में अंशकालिक विषय विशेषज्ञों, पार्ट टाइम रिसोर्स पर्सन्स, उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय के रूप में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना। और यह कैसे होगा, इसके लिए रणनीति नीचे बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संबद्ध संस्थानों के लिए अतिथि संकाय और अंशकालिक विषय विशेषज्ञों सहित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के लिए एक मानकीकृत भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव आदि का विकास करना और सिफारिश करना। संबद्ध संस्थानों में शिक्षण कर्मियों के विभिन्न स्तरों के लिए यथोचित और आकर्षक वेतन संरचना तैयार करना। सहकारी क्षेत्र में मौजूदा शिक्षकों और अनुदेशकों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाते हुए एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से नए शिक्षकों और अनुदेशकों का समूह बनाना। सहकारी शिक्षकों, अनुदेशकों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों सहित उनके स्थान, अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र संबंधी सूचना का राष्ट्रव्यापी डाटाबेस स्थापित करना। प्रशिक्षण पर डाटाबेस तैयार करने पर काफ़ी जोर है। केंद्र सरकार यह उम्मीद कर रही है कि इस राष्ट्रीय सहकारी नीति से सहकारिता क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आएगा और सहकारी समितियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी और उनको इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी। तो इसके लिए उसने सहकारी नीति में विशेष प्रावधान किया है। फिर कहा गया कि सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को सरल करके सुविधाजनक इकोसिस्टम का निर्माण करना। इसके लिए कहा गया है कि प्रस्तावित शीर्ष संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल सहकारी रोजगार प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रबंधन करना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों के साथ रोजगार की मांग करने वाले छात्रों का ऑनलाइन पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। तो मैंने आपसे 6 रणनीतिक स्तंभ की चर्चा कर दी। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूँ कि इसका निगरानी और कार्यान्वयन कैसे होगा। तो इसके लिए कहा गया है कि इस नीति का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से होगा। सहकारी संरचना को देखते हुए इस नीति के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों, संघों से सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। इसमें सेक्टोरल विकास संगठनों जैसे नाबार्ड, NDDB, NFDB इत्यादि का भी सहयोग लिया जाएगा। इस नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय में एक कार्यान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जिससे संबंधित विषय, दस्तावेजीकरण, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधकाई द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। एक PMU का गठन किया जाएगा सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इस नीति के आधिकारिक रूप से जारी होने के तुरंत बाद ही नीति कार्यान्वयन की एक व्यापक कार्य योजना के साथ सिफारिशवार समयावधि को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे कहा गया है कि इस नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित द्वारा एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाएगी। वह क्या है? समग्र मार्गदर्शन, अंतर मंत्रालय समन्वय, नीति की आवधिक समीक्षा आदि के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही केंद्र राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओं का समाधान, आवधिक निगरानी
और समीक्षाधि के लिए सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों, सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी विभागों सचिवों, प्रधान सचिवों, अपर मुख्य सचिवों, नीति आयोग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों, संघों, समितियां, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीसीटी, वैनिकॉम इत्यादि के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है इस कार्यान्वयन समिति में। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई है और उसमें जो 6 रणनीतिक स्तंभ निर्धारित किए हैं और जिसके लिए 16 उद्देश्यों की चर्चा की गई है, तो राष्ट्रीय सहकारी नीति के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हो रही है उसके लिए भी वही सहकारिता मंत्रालय में एक सेल बनाया गया है, एक पीएमओ इकाई के रूप में गठन किया जाएगा और एक समिति है सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में, साथ ही सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में, जो समय समय पर इसकी समीक्षा करेगा। तो मैंने संक्षेप में आपसे सहकारिता नीति की विस्तृत चर्चा की है। मैं यह कोशिश करूंगा कि संपूर्ण नीति को, जिसको मैंने कई भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसको एक वीडियो के रूप में संक्षेप में भविष्य में आपके समक्ष समीक्षा के साथ प्रस्तुत करूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।